ये इतना महत्वपूर्ण चैप्टर है। समाज से प्रश्न पूछेंगे हैं, टीचिंग के एग्जाम हो, जैसे सीटेट हो, बीटेट हो, एस्टेट हो, उस सभी के लिए जो है समाज महत्वपूर्ण चैप्टर होता है। समाज से प्रश्न पूछे ही जाएंगे। तुम लोग समाज की चर्चा कर रहे थे, एक क्लास तो ये चल रही है समाज की, और एक हिंदी साहित्य का इतिहास भी चल रही है। आप लोग को एक बता दिए थे पहले भी कि नेट जीआरएफ का फिर नोटिफिकेशन आ गया है, दिसंबर वाले का, दिसंबर 24 का नोटिफिकेशन आ चुका है नेट जीआरएफ वाले का। तो आप लोग फॉर्म भी भर सकते हैं, फॉर्म अप्लाई का डेट भी आ चुका है, जो 10 दिसंबर तक डेट है उसका। उसके साथ ही इस क्लास में नेट जीआरएफ, टीजीटी, पीजीटी सभी का बैच स्टार्ट है, एस्टेट का भी। इच्छुक विद्यार्थी दिए गए नंबर पर आप कॉल करके बैच ले सकते हैं। इस नंबर पे कॉल करके बैच को ले सकते हैं। इसमें एक फायदा है, अगर कुछ बच्चे, ठीक है, जो 25 तारीख के से पहले एडमिशन ले रहे हैं तो उनको भारी छूट दी जा रही है, ठीक है, और ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों मोड में बैच चालू है। तो इसलिए जो बच्चे इच्छुक हैं वो 25 तारीख से पहले ले लें एडमिशन, तो उनको भारी मात्रा में छूट भी मिल जाएगी, बहुत अधिक, इतना छूट है कि जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। और वही फिर बैच जब डेट खत्म हो जाएगा उसके बाद आएंगे तो वो आपको फुल पेमेंट लग जाएगा। तो अभी आप जिनको एडमिशन लेना है वो टीजीटी, क्योंकि बीपीएससी 4 आने वाली है, बीपीएससी टीआरई 4 जो है आने वाली है। तो बीपीएससी टीआरई 4 में टीजीटी पीजीटी जिनका हिंदी सब्जेक्ट है वो एडमिशन ले सकते हैं। उनकी पूरी जिम्मेदारी मेरे ऊपर है, ठीक है। कहाँ से प्रश्न आएंगे, कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं, कैसे प्रश्न को बनाएं, कैसे पास करना है, हिंदी से संबंधित अगर कोई भी समस्या उनको है तो आप दिए गए नंबर पर कॉल करके आप लोग बैच को ले सकते हैं। तो हम लोग शुरू करते हैं, अपने विषय वस्तु पर पहुंचते हैं और समास शुरू करते हैं। तो समास होता क्या है, इसके भेद क्या है, इसके तथ्य क्या है, इन सभी चीजों की हम लोग कल का आरंभ करते हैं। तो शुरू करते हैं समास। समास है क्या, पहले इसको समझिए, ठीक है। समास शब्द कैसे बना है, अगर समास शब्द की व्युत्पत्ति को देखें कि ये शब्द बना कैसे है, तो इसकी व्युत्पत्ति को देखें तो ये सम धन आस से बना है। सम धन, ये सम धन आस से क्या बना है, समास बना है, सम धन आस, ठीक है। सम का मतलब होता है पूर्णतया या पूर्णता, पूर्णतया, और आस का मतलब होता है निकट आना। आस का मतलब क्या होता है, निकट आना। पूर्णतया निकट आना क्या कहलाता है, समास कहलाता है। अर्थात ऐसे शब्द जिसमें कारक चिन्हों का लोप हो, ठीक है, जब दो पद एक बन जाते हो जिसे कारक चिन्हों का लोप होता हो, तो पूर्णतया क्या होते हैं, निकट आ जाते हैं, इसीलिए इसको क्या कहते हैं, समास कहते हैं। थोड़ा इसका अर्थ देख लेते हैं, शाब्दिक अर्थ समास का क्या होता है, फिर आगे इसकी चर्चा करते हैं। शाब्दिक अर्थ अलग है और व्याकरणिक अर्थ अलग है। अर्थ दो प्रकार से होते हैं, एक शाब्दिक अर्थ होता है जो शब्द का मूल अर्थ है, और एक व्याकरणिक अर्थ होता है जो व्याकरण की दृष्टि से अर्थ बताए जाते हैं। तो शाब्दिक अर्थ अलग होता है, व्याकरणिक अर्थ अलग होता है। देखिए इस व्याकरण शाब्दिक अर्थ क्या हो गया, दो या दो से अधिक। समास में दो या दो से अधिक, समास में जरूरी थोड़ी है कि दो ही पद रहे, दो से अधिक पद भी हो सकते हैं, जैसे तन, मन, धन, राम, विभीषण, युधिष्ठिर, ये सब शब्द जो जिसमें दो से अधिक पद भी हो सकते हैं। तो तब दो या दो से अधिक पदों का, दो या दो से अधिक पदों का पूर्णतया मिलन या पूर्णतया मिलना, दो या दो से अधिक पदों का पूर्णतया मिलना क्या कहलाता है, समास कहलाता है। दो या दो से अधिक पदों का पूर्णतया मिलना, इसका शाब्दिक अर्थ क्या हो गया, इसे समास कहते हैं। अगर इस शब्द का हम व्याकरणिक अर्थ देखें कि समास का व्याकरणिक अर्थ क्या है, समास का व्याकरणिक अर्थ, समास का व्याकरणिक अर्थ क्या होता है, समास का व्याकरणिक अर्थ होता है संक्षेपण। क्या अर्थ होता है इसका, संक्षेपण। समास का शाब्दिक अर्थ क्या है, संक्षेपण। समास का विलोम क्या होता है, उल्टा, विग्रह नहीं, समास का विलोम व्यास होता है। समास का अगर विलोम शब्द देखें कि समास शब्द का विलोम शब्द क्या है, तो समास का विलोम क्या होता है, व्यास होता है। विग्रह नहीं,
व्यास का मतलब होता है किसी भी चीज को विस्तृत करके बतलाना, क्या कहलाता है? व्यास कहलाता है। और समास का अर्थ क्या होता है? संक्षेपण कहलाता है। अब थोड़ी सी समास की परिभाषा देख लेते हैं कि समास कहते किसे हैं। परिभाषा जरूरी है। अगर समास की परिभाषा देखें तो इसमें क्या लिख सकते हैं? लिख सकते हैं दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक पदों का, दो या दो से अधिक पदों को कर लीजिए, दो या दो से अधिक पदों को मिलाकर, दो या दो से अधिक पदों को मिलाकर एक करने की क्रिया, मिलाकर एक करने की क्रिया समास कहलाती है। दो या दो से अधिक पदों को मिलाकर एक करने की क्रिया क्या कहलाती है? समास कहलाती है। जैसे अगर उदाहरण से आपको समझावें कि कैसे समझेंगे कि दो या दो से अधिक पदों की क्रिया, इसमें अगर हम लिखे राम मोहन, राम और मोहन, तो इसको हम समास कैसे बना सकते हैं? इसमें कितने पद हैं? 3 पद हैं, राम और मोहन। इसको हम समास बना सकते हैं राम मोहन। राम योजक चिन्ह का प्रयोग करेंगे और मोहन, क्या बन गया? ये राम मोहन बन गया। ठीक है, यहाँ पे और जो था वो क्या बन गया? योजक चिन्ह हो जाता है। और लिख सकते हैं राजा का पुत्र। इसका समास संक्षेपण कैसे करेंगे? क्या बन जाएगा? राजपुत्र। तो ये प्रक्रिया क्या कहलाती है? समास कहलाती है। जल की धारा, क्या बन जाएगा? जलधारा। ये प्रक्रिया क्या है? ये समास कहलाती है। ठीक है, दो या दो से अधिक पदों को मिलाकर एक करने की क्रिया क्या है? समास कहलाती है। राम और मोहन क्या बना? राम मोहन, राजा का पुत्र राजपुत्र, जल की धारा जलधारा, ये समास कहलाती है। ठीक है, इसके बारे में कुछ याद रखेंगे। कुछ विशेष बातें इसके बारे में थोड़ा याद रखिएगा। कुछ समास तथ्य, इसमें कुछ बातें याद रखेंगे। पहली बात ये कि समास का विलोम क्या होता है? समास का विलोम, तो समास का विलोम क्या होता है? व्यास होता है। समास शब्द का उल्टा क्या होता है? व्यास होता है। समास के नियम से बने पद या शब्द क्या कहलाते हैं? समस्त पद कहलाते हैं। समास के नियम से बने पद या शब्द क्या कहलाएंगे? समस्त पद कहलाएंगे। समस्त पद को ही दूसरा नाम क्या है? इसी को सामासिक पद भी कहा जाता है। इसी को क्या कहा जाता है? सामासिक पद। समास के नियम से बने पद या शब्द क्या कहलाते हैं? समस्त पद या सामासिक पद कहलाते हैं। स्पष्ट है? एक बात ये हो गई। कुछ बात और, समस्त पद को अलग अलग करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? समस्त पद या सामासिक पद, समस्त पद या सामासिक पद को अलग अलग करने की क्रिया, अलग अलग करने, समस्त पद या सामासिक पद को अलग अलग करने की क्रिया क्या कहलाती है? करने की क्रिया विग्रह, क्या कहलाती है? विग्रह कहलाती है। विग्रह कहलाती है। ये कुछ बात हुई समास के बारे में जो जानना परम आवश्यक है, और क्योंकि ये एक परम कल्याणकारी चैप्टर भी है।
समाज से प्रश्न पूछे ही जाएंगे, ये आप निश्चिंत रहें। चाहे टीजीटी, पीजीटी, पीआरटी, ठीक है, जिनका विषय हिंदी है उनका ये प्रश्न पूछा जाएगा। सीटेट, एस्टेट, ठीक है, इस सब सभी में समाज से प्रश्न तो पूछे ही जाएंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो समास का विलोम क्या होता है? व्यास होता है। समास के नियम से बने पद शब्द समस्त पद या समासिक पद कहलाते हैं। समस्त पद या समासिक पद को अलग अलग यानी खंडित करने की क्रिया क्या कहलाती है? विग्रह कहलाती है। स्पष्ट हो गई। अब हम लोग बात करते हैं समास के भेद की, कि समास होते कितने हैं। समास के भेद, समास के भेद। तो समास के भेद को हम लोग दो आधार पर बांट सकते हैं। एक बांट सकते हैं प्रयोग के आधार पर, और एक बांट सकते हैं पद की प्रधानता के आधार पर। दो आधारों पर इसको बांटा जा सकता है, प्रयोग के आधार पर और पद की प्रधानता के आधार पर। तो पहले हम लोग प्रयोग के आधार पर देख लेते हैं। किसके आधार पर देख लेते हैं? प्रयोग के आधार पर। प्रयोग के आधार पर, अगर प्रयोग के आधार पर की बात करें तो प्रयोग के आधार पर समास के 6 भेद होते हैं, और ये सर्वमान्य है और यही बताना भी है। अगर परीक्षा में समास के भेद पूछे तो समास के कितने भेद होते हैं? 6 होते हैं। प्रयोग के आधार पर समास के 6 भेद होते हैं। नंबर 1 अव्ययी भाव होता है। अव्ययी भाव, जिससे अव्यय का भाव उत्पन्न हो उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। इसका पहला पद उपसर्ग और अव्यय होता है और दूसरा पद गौण होता है। क्रिया विशेषण का ये काम करता है। अव्ययी भाव समास। दूसरा तत्पुरुष समास। दूसरा क्या होता है? तत्पुरुष समास। तीसरा कर्मधारय समास। तीसरा कर्मधारय समास। चौथा द्वंद्व समास। पांचवा द्विगु समास। और छठा बहुब्रीहि समास। बहुब्रीहि का थोड़ा बर्तनी आप लोग देख लें। बहुब्रीहि में आप लोग बर्तनी में गलती कर देते हैं, यहाँ हर सही होता है और आप लोग दीर्घई लगा देते हैं। बहुब्रीहि समास मिला के थोड़ा सा लिख लें अच्छे से। तो ये कितने भेद हो गए इसके आधार पर? प्रयोग के आधार पर समास के 6 भेद होते हैं। तो प्रयोग के आधार पर समास के 6 भेद होते हैं। और दूसरा विभाजन होता है पद की प्रधानता के आधार पर। पद की प्रधानता के आधार पर। अगर पद की प्रधानता के आधार पर समास के भेद देखें तो पद की प्रधानता के आधार पर समास के कितने भेद होते हैं? इसके आधार पर समास के 4 भेद होते हैं। इसके आधार पर समास के 4 भेद होते हैं। कौन कौन? नंबर 1 जिसका पूर्व पद प्रधान हो। जिसका पूर्व पद अर्थात पहला पद प्रधान हो। जिसका पूर्व पद प्रधान हो उसे क्या कहते हैं हम लोग? जिसका पूर्व पद प्रधान हो वो अव्ययी भाव समास होता है। जिसका पूर्व पद प्रधान हो अव्ययी भाव समास। नंबर 2 जिसका उत्तर पद प्रधान हो अर्थात दूसरा पद। जिसका उत्तर पद प्रधान हो। जिसका उत्तर पद प्रधान होता है उसे क्या कहते हैं? जिसका उत्तर पद प्रधान हो उसे हम लोग कहते हैं तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास जब पढ़ेंगे तो वहां पे इसको स्पष्ट रूप से देख लेंगे। ठीक है। जिसका अन्य पद प्रधान हो। जिसका अन्य पद प्रधान हो। अन्य पद प्रधान। जिसका अन्य पद प्रधान हो उसे क्या कहते हैं? जिसका अन्य पद प्रधान हो उसे बहुब्रीहि समास कहते हैं। बहुब्रीहि समास इसका अन्य पद प्रधान होता है। और जिसका सभी पद प्रधान होता है उसे क्या कहते हैं? जिसका सभी पद प्रधान हो। समझ रहे ना? ना पूर्व प्रधान हो ना उत्तर प्रधान हो, बल्कि सब पद, दोनों पद प्रधान हो। तो एक भेद और होता है इसके आधार पर, जिसका सभी पद प्रधान हो। जिसका सभी पद प्रधान हो।
तो जिसका सभी पद प्रधान हो उसे क्या कहते हैं? उसे हम लोग कहते हैं द्वंद्व समास। उसे क्या कहा जाता है? उसे द्वंद्व समास कहा जाता है। तो समास के भेद प्रयोग के आधार पर 6 और पद की प्रधानता के आधार पर 4। इसके आधार पर कितने हैं? 4 है। तो प्रयोग के आधार पर 6 भेद होते हैं, ये मान्य है और यही पूछे भी जाते हैं। और पद की प्रधानता के आधार पर 4 होते हैं। पूछ लिया जाता है परीक्षा में कि किस समास का पूर्व पद प्रधान होता है, किस समास का उत्तर पद प्रधान होता है, किस समास का अन्य पद प्रधान होता है। प्रश्न बन सकते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, और प्रश्न बनते भी पूछे भी जाते हैं। अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखिए तो स्पष्ट हो जाएगा। तो ये समास के हो गए भेद। अब समास के भेद के पश्चात हम लोग अव्ययी भाव समास को अब देखते हैं। पहला समास है अव्ययी भाव समास, इसको देख लेते हैं। नंबर 1 लिखिए और यहां से शुरू। अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास क्या होता है? ठीक है, तो इसके नाम में ही इसका अर्थ है। देखिए क्या बोलता है, अव्ययी भाव जिससे अव्यय का भाव व्यक्त हो उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। जिससे अव्यय का भाव व्यक्त हो उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। अब अव्यय क्या होता है? अव्यय शब्द ऐसे शब्द को कहते हैं जिसका लिंग, वचन, काल, पुरुष, विभक्ति कुछ भी ना बदले, सब कुछ भी ना बदल सके, परिवर्तन ना हो, जो जिसका वचन बदलने पर भी एक ही समान रहता है, वैसे शब्द को क्या कहते हैं? अव्यय कहते हैं, अर्थात अविकारी शब्द कहते हैं उसे। तो इसकी परिभाषा लिख सकते हैं, वह समास जिसका पूर्व पद, वह समास जिसका पूर्व पद अव्यय तथा प्रधान हो, वह समास जिसका पूर्व पद अव्यय तथा प्रधान हो, वह समास जिसका पूर्व पद अव्यय तथा प्रधान हो, एवं दूसरा पद गौण हो, एवं दूसरा पद गौण, गौण मतलब गायब, दूसरा पद गौण हो, उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। वह समास जिसका पूर्व पद अव्यय तथा प्रधान हो एवं दूसरा पद गौण हो उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। वह समास जिसका पूर्व पद अव्यय तथा प्रधान हो एवं दूसरा पद गौण हो उसे क्या कहते हैं हम लोग? उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। स्पष्ट है? उदाहरण से समझते हैं इसको कि अव्ययी भाव समास होता क्या है, तो कैसे समझेंगे। देखिए कुछ बातें इसके बारे में अगर याद रखें तो, अगर कुछ बातें याद रखें, लिख लीजिए विशेष तथ्य। इस समास के बारे में कुछ विशेष तथ्य भी याद रखना है। पहली बात ये कि इसका पहला पद क्या होगा? प्रधान होगा और अव्यय होगा। पूर्व पद प्रधान तथा अव्यय होता है। पूर्व पद प्रधान तथा अव्यय होता है। एक बात तो ये हो गई विशेष बातें में कि पूर्व पद इसका प्रधान और अव्यय होगा, तो एक बात। दूसरी बात इस समास के बारे में कि इस समास का समस्त पद क्रिया विशेषण का काम करता है, क्रिया की विशेषता बतलाता है। इस समास का समस्त पद क्रिया विशेषण का कार्य करता है, क्रिया विशेषण का कार्य करता है।
दो बातें हो गई। तीसरी बात इसके बारे में, अगर कहीं भी पुनरुक्त शब्द आ जाता हो, एक ही शब्द दो बार आ जाता हो, तो वहां भी अव्ययी भाव समास होगा। पुनरुक्त शब्द में अव्ययी भाव समास होता है। पुनरुक्त शब्द, एक ही शब्द दो बार, जैसे हंसते हंसते, चलते चलते, गाते गाते, ठीक है, पल पल, दिनों दिन, ठीक है, धीरे धीरे, तो जिसमें पुनरुक्त शब्द आता हो वहां भी अव्ययी भाव समास होता है। अब थोड़ा इसका उदाहरण देखते हैं। जैसे मान लीजिए एक शब्द लिखे यथा संभव, यथा संभव। अब देखिए यहाँ पे यथा क्या है, पूर्व पद है, प्रधान है, और यथा अव्यय भी होता है। क्यों यथा संभव अव्यय क्यों है? इसलिए कि इसका अगर प्रयोग हम वचन के रूप में भी करें तो ये बदलेगा नहीं, इसका कभी भी परिवर्तन नहीं हो सकता। जैसे राम ने यथासंभव दान दिया, ठीक है, राम ने यथासंभव दान दिया, और राम और इसका बहुवचन करें तो राम और सीता ने यथासंभव दान दिए। यथासंभव ही रहा, बदला नहीं, इसका कभी भी परिवर्तन, ठीक है, नहीं हुआ। इसमें वचन परिवर्तन नहीं हो पाता है, काल परिवर्तन नहीं हो पाता है। तो जिसका लिंग वचन काल पुरुष विभक्ति कुछ भी ना बदले, वैसे शब्द को कहते हैं अव्यय। तो यथासंभव अर्थात जहां तक संभव हो, जहां तक संभव हो। दूसरा यथाशक्ति, अर्थात यथाशक्ति का विग्रह क्या होगा? शक्ति के अनुसार, शक्ति के अनुसार, इसमें भी यथा हो गया। तीसरा आमरण, देखिए आ विभक्ति, आ क्या है? उपसर्ग भी है, तो आमरण का क्या हो जाएगा? मरण तक, मरण तक क्या कहलाएगा? आमरण। और लिखिए यथारूप, यथारूप अर्थात रूप के अनुसार, रूप के अनुसार, यथारूप रूप के अनुसार। लिखिए फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए नंबर 5 आकंठ। आकंठ विग्रह क्या हो जाएगा? कंठ तक, कंठ तक। नंबर 6 आजन्म, आजन्म अर्थात जन्म से लेकर, जन्म से लेकर। और लिख लीजिए निरामीष, निरामीष अर्थात बिना आमीष के। विग्रह क्या बनेगा? बिना आमीष के। अब देखिए अगर यहाँ पे हम अव्यय की चर्चा करें तो यहाँ क्या है? इसमें यथा उपसर्ग है, यहाँ भी यथा है, यहाँ आ है, यहाँ यथा है, आ है, आ है, निर है, ठीक है। तो इसका पहला पद उपसर्ग भी होता है, इतना याद रखें कि ये अव्ययी भाव समास का पहला पद उपसर्ग भी होता है। यथा उपसर्ग है, आ उपसर्ग है, आ उपसर्ग है, निर उपसर्ग है, ठीक है। और बना के दिखा देते हैं। तो इसका पहला पद उपसर्ग भी होगा और अव्यय भी होगा। चलिए आगे बढ़े। 7 और उदाहरण लिखिए 8 नंबर में निर्विकार, निर्विकार क्या हो जाएगा विग्रह? बिना विकार के, बिना विकार के निर्विकार। 9 नंबर में लिखिए वे वजह, बे वजह
बिना वजह के, बिना वजह के। कम से कम 25-30 उदाहरण लिख लीजिए। बेकाम, विग्रह क्या बन जाएगा? बिना काम के, बिना काम के। भरपेट अर्थात पेट भर, भरपेट क्या बनेगा? पेट भर कर। भरशक अर्थात शक्ति भर, शक्ति भर। प्रतिशत क्या बन जाएगा यहाँ पे? प्रतिशत का प्रतिशत पर, प्रतिशत मतलब 100, प्रतिशत पर, 100 पर। प्रतिशत में क्या होता है? 100 होता है ना प्रतिशत, इसे बोलते हैं प्रतिशत। पर इसका मतलब क्या होता है? ये 100 का जितना परसेंट हो सके, तो वो 100 पर क्या बोला? प्रतिशत पर। तो शत का अर्थ होता है 100। लिखिए आगे बढ़ा, लिखाते हैं और फिर उदाहरण कुछ लिख लिए। चलिए आगे लिखिए। नंबर 14 सहित, सहित, तो सहित क्या हो जाएगा? हित के साथ, हित के साथ। नंबर 15 प्रत्येक, प्रत्येक, तो इसको एक एक भी इसका विग्रह हो जाता है। एक एक इसका विग्रह कर सकते हैं, एक एक, या इसका विग्रह और भी कर सकते हैं, प्रति एक, प्रति एक। तो देखिए यहाँ भी अगर देखें तो कितना सारा उपसर्ग मिल जाएगा। यहाँ पे निर्विकार में निर उपसर्ग है, बेवजह में बे उपसर्ग है, बेकाम में बे उपसर्ग है, भरपेट में भर उपसर्ग है, यहाँ भी भर है, यहाँ पे प्रति उपसर्ग है, यहाँ पे 100 उपसर्ग है, यहाँ पर प्रत्येक, तो प्रतिधन एक, तो फिर यहाँ भी प्रति उपसर्ग हो जाता है। तो इसका पहला पद उपसर्ग और अव्यय दोनों होता है, दूसरा पद गौण होता है, और संपुष्ट पद क्या करता है? क्रिया विशेषण का काम करता है। 15 उदाहरण हो गए ना। आगे और लिख लीजिए। महत्वपूर्ण चैप्टर है ये सभी के लिए। समास जो है महत्वपूर्ण चैप्टर होता है, और समास को भी अव्यय भाव पढ़ेंगे। समास अच्छी चैप्टर है, और इसको ट्रिक के साथ, इससे आप लोगों को समस्या होती है यहाँ पे क्या बोलते हैं, कर्मधारय और बहुब्रीहि में। तो इस क्लास को देख लीजिए, इसके बाद अगर समस्या हो तो मुझे बोलिएगा कि सर हमको फिर कर्मधारय और बहुब्रीहि में दिक्कत हो रही है। इसके बाद दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। उसका ट्रिक भी बता देंगे कि कहाँ हम पहचान सकते हैं, कहाँ ना पहचान सकते हैं, कि बहुब्रीहि कौन है, कर्मधारय कौन है। तो इस क्लास को पहले, समास को पहले देख लीजिए, पूरा पढ़ लीजिए, ऐसे समझ लीजिए, फिर हमको बोलिएगा। व्याकरण के टेस्ट भी करवाए जाएंगे, चिंता ना करें। हाँ, तो कितना नंबर हो गया? 15। नंबर 16, अभी एक चीज बताए थे कि पुनरुक्त शब्द में भी बहुब्रीहि समास होता है, सॉरी, पुनरुक्त शब्द में भी अव्ययी भाव समास होता है। थोड़ा पुनरुक्त शब्द लिख देते हैं। नंबर 16 इसे लिखे हम पल पल। एक ही शब्द 2 बार आ गया, यहां भी हो जाता है बहुब्रीहि समास। क्या विग्रह हो जाएगा? पल पल का पल के बाद, पल के बाद, पल पल। इसको पल के बाद भी बोल सकते हैं, और पल ही पल भी विग्रह इसका कर सकते हैं। इसका विग्रह पल ही पल कर सकते हैं, पल ही पल। इसका दोनों विग्रह समास की दृष्टि से हो सकता है। और लिख लीजिए रातों रात। एक ही शब्द 2 बार आ गया, रातों रात। क्या विग्रह हो जाएगा? रात ही रात में। दिनों दिन, दिनों दिन अर्थात दिन ही दिन में। और लिख लीजिए धीरे धीरे, धीरे धीरे अर्थात धीरे ही धीरे, धीरे ही धीरे।
शनैः शनैः, जो मतलब जहां भी पुनरुक्त शब्द हो वहां पे अव्ययी भाव समास होता है। 20 उदाहरण कम से कम लिखिए। हाथों हाथ भी हो सकता है, वेरी गुड। हाथों हाथ तो क्या हो जाएगा, हाथ ही हाथ में। तो ये हो गया किसका उदाहरण, ये हो गया आप लोग का बहुब्रीहि के उदाहरण। सभी अव्ययी भाव समास के उदाहरण हो गए है ना। तो अव्ययी भाव समास के उदाहरण हम लोगों ने देख लिया। तो अव्ययी भाव समास के बाद अगला जो समास है वो है तत्पुरुष समास। और कारक चिन्हों के आधार पर तत्पुरुष के कितने भेद होते हैं, तो कारक चिन्हों के आधार पर तत्पुरुष के कितने भेद होते हैं, तो कारक के चिन्हों के आधार पर तत्पुरुष के फिर 6 भेद होंगे। और प्रत्येक भेद में कारक चिन्ह का जो विभक्ति होता है उसका लोप होता है। जैसे राजा का पुत्र, तो राजपुत्र बना, राजपुत्र का विग्रह करेंगे तो क्या बनता है, राजा का पुत्र। लेकिन राजा का पुत्र का किसका चिन्ह है, संबंध कारक का है, इसलिए इसका नाम पड़ जाएगा संबंध तत्पुरुष समास। तो इसको हम लोग कल देख लेंगे। एक बात और आप लोग को हम समझा देते हैं, स्पष्ट रूप से समझिए कि हिंदी साहित्य में, हिंदी ये साहित्य हो, सॉरी हिंदी में लिख देते हैं आप लोग के लिए, हिंदी साहित्य, ठीक है। या फिर आप लोग का काव्य शास्त्र रहे, क्या रहे, काव्य शास्त्र रहे, या भाषा विज्ञान रहे, भाषा विज्ञान रहे, गद्य विधा रहे, गद्य विधा, पद्य विधा रहे, पद्य विधा रहे, या व्याकरण रहे, व्याकरण, व्याकरण रहे, या सिलेबस में संकलित रचना रहे, सिलेबस में संकलित रचना। जैसे सिलेबस में संकलित रचना क्या होती है, जैसे कि नेट जीआरएफ में जो रचनाएं संकलित है, कहानी है, उपन्यास है, नाटक है, निबंध है, आलोचना है, ठीक है। काव्य साहित्य की अगर बात करें तो कविताएं है ना, ये पृथ्वीराज रासो का रेवा तट है, ठीक है। तो उस तरह से हिंदी साहित्य का इतिहास से संबंधित बहुत सारी कविताएं हैं। और आधुनिक काल से, सॉरी आदि काल से लेके आधुनिक काल तक की कविताओं का संकलन भी नेट जीआरएफ के सिलेबस में किया गया है। तो इन सभी चीजों का के लिए क्लास चलती है। तो जो बच्चे मेरे पास पढ़ रहे हैं तो वो तो उनको तो पता है कि हम क्या पढ़ाते हैं और कैसे पढ़ाते हैं। जो नए बच्चे हैं उनके लिए आप लोग को हम बता दें कि हिंदी साहित्य का इतिहास, काव्य शास्त्र, हिंदी साहित्य का इतिहास हो गया, काव्य शास्त्र हो गया, भाषा विज्ञान, गद्य विधा, पद्य विधा और व्याकरण, ठीक है। यहाँ से लेके यहाँ तक ये सिलेबस किसका होता है, ये पीजीटी का सिलेबस है और टीजीटी का सिलेबस है, ठीक है। पीजीटी, टीजीटी, इसके साथ ही अन्य जो भी विधाएं होती है, जैसे आरपीएससी है, यूपी असिस्टेंट प्रोफेसर है, यूपी टीजीटी पीजीटी है, ठीक है, राजस्थान की है, हरियाणा की है, हिमाचल की है, या असम की है, किसी भी राज्य की टीजीटी पीजीटी एग्जाम के लिए आप क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों मोड में है। और ये अभी क्लास लेने पर आपको प्रचुर मात्रा में छूट भी मिल जाएगी, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। फिर यही क्लास 30 जो है 25 के बाद इसका फुल पेमेंट आपको करना पड़ेगा। अभी आपको प्रचुर मात्रा में यानी 50% तक की छूट मिल जा सकती है। तो इच्छुक अभ्यर्थी जो भी हैं जिनको हिंदी साहित्य कठिन लगता है, वो डेमो के लिए तो बहुत सारे क्लास यूट्यूब पर हैं, ठीक है। यूट्यूब चैनल भले नया बना हो, लेकिन हम पढ़ा आज से नहीं रहे हैं, लगभग 7 वर्षों से पढ़ा रहे हैं। तो जो बच्चे नए हों वो यूट्यूब जो क्लास है, यूट्यूब चैनल कौन सा है, तो सजग क्लासेस हिंदी, इस पर बहुत सारे वीडियो अभी तक डाल दिए गए हैं, ठीक है। उपन्यास विधा की वीडियो डाली गई है और व्याकरण की भी डाली गई है, और भी बहुत सारे वीडियो डलाते रहेंगे। लेकिन जो विद्यार्थी को सीरियस में पढ़ना हो, सीटेट, बीटेट, एस्टेट, नेट, जीआरएफ, टीजीटी, पीजीटी, एलडी, पीआरटी के लिए भी अगर बच्चे को पढ़ना हो सिर्फ हिंदी साहित्य, तो
वो आप इस नंबर पे कॉल करके बैच ले सकते हैं। और ये वैधता 25 तारीख तक ही रहेगी, उसके बाद बैच की वैधता बढ़ जाएगी तो आपको फुल पेमेंट करना पड़ेगा। और एक बार डेमो के लिए आप हिंदी साहित्य को का क्लास जो है, उपन्यास विधा या अन्य विधा, अगर आप लोग को लगता है कि नहीं सर हमको दूसरी विधा देखनी है, तो दूसरी विधा के लिए आप कमेंट में बोल सकते हैं, या मेरे दिए गए नंबर पर भी आप कॉल कर सकते हैं और बोल सकते हैं सर ये विधा का क्लास हमको देखना, 1 क्लास या 2 क्लास हमको डेमो के तौर पर यूट्यूब पर दे दीजिए, तो वो क्लास भी आपको मिल जाएगी। आप यूट्यूब पर देखकर वहां से क्लास, इस नंबर पे कॉल करके आप क्लास ले सकते हैं। ठीक है, आपको क्लास जो है रिकॉर्डिंग मिलेंगे, उसके नोट्स भी मिलेंगे, उसके प्रैक्टिस सेट भी मिलेंगे, ये सभी चीजें आपको दी जाएगी। ठीक है, और मैं हवाई तो बातें करता हूँ नहीं, क्योंकि आप लोग जो नए बच्चे हैं वो मुझे नहीं जानते, लेकिन जो पुराने वो तो पता है कि मैं जमीन पर ही बात करता हूँ और जो बोलता हूँ वह स्पष्ट और सत्य बोलता हूँ। तो आप इस बात को पर ध्यान रखें और क्लास आप अलग ले सकते हैं। अब रही बात की सर पीडीएफ, तो पीडीएफ से बाबू किसी का सिलेक्शन नहीं होता है। पीडीएफ से अगर सिलेक्शन होता तो किताब मार्केट में बहुत सारी पुस्तकें पड़ी हुई हैं, बच्चे लेके पढ़ लिए रहते और उनका सिलेक्शन हो जाता। तो ऐसा नहीं है, हम बोर्ड पे लिखते हैं, आप भी बोर्ड को अगर चीज को देख के लिखेंगे तो याद होगी, इसलिए हम बोर्ड पे लिखते हैं। पीडीएफ लगा के पढ़ाने में कितना समय लगेगा, 1 महीना में सारा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, लेकिन उससे आपका कल्याण नहीं होगा, वो कल्याणकारी नहीं है। लिख के, देख के, लिख के पढ़ने से हमारी इंद्रियां उसे ग्रहण करती है और वो हमें याद रहता है। इसलिए मैं भी लिख के पढ़ाता हूँ और पढ़ाने का तरीका भी यही होता है, लिख के पढ़ाना, बोल के समझाना। लिखा हुआ आ गया, पढ़ना शुरू करते वो तो कोई भी कर सकता है ना, वो जरूरी नहीं है। लिख के जो पढ़ा रहा है, जो भी टीचर हो, अगर वो लिख के पढ़ा रहे हो तो उनको समझिए कि वो किस लेवल के होंगे। ठीक है, भाषा के क्षेत्र हो, साइंस के हो, ज्योग्राफी हो, किसी भी चीज में अगर कोई भी शिक्षक अगर लिख के पढ़ा रहा हो बोर्ड पे तो उसका एक लेवल होता है। अब पीडीएफ लगा के रामायण के जैसा गा देना, शुरू कर देना कि धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे साम बेता ये तो सुबह माम काश पांडवश्चैव किन कुर्वन्ति संजय, ये पढ़ाने का सही तरीका नहीं होता है और इससे सिलेक्शन भी बहुत कम होते हैं। ठीक है, चलिए, तो आप लोग को पूरी सूचना इस बारे में दी गई है, तो आप लोग चाहें तो बैच आप लोग कॉल करके इस नंबर पर ले सकते हैं। ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों मोड में है। और एस्टेट, टीजीटी, पीजीटी या बिहार में जो असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए बेट आने वाली है उसके लिए भी छूट मिल जाएगी आप लोग को। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।